रहीम, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन के बारे में बात करेंगे। टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन एक इम्पॉर्टेंट तरीकाकार है किसी भी जॉब, किसी भी करियर, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में मुख्तलिफ मौके पे टेस्ट लिए जाते हैं और एवेल्युएट किया जाता है कि वेदर कि वो कैंडिडेट या जो स्टूडेंट है वो इस काबिल है कि उसको प्रोग्रेस दी जा सके या उसको जायजा लिया जा सके। या ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ये सारी टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी कैंडिडेट, किसी भी स्टूडेंट के लिए, ये जानने के लिए कि कैसे उसको एवेल्युएट किया जाए। तो मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ तालीमी इदारे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम जरा बुनियादी ओवरव्यू, इसका एक कंसेप्ट ओवरव्यू जो है वो लेते हैं इसका, और देखते हैं कि क्या हमें इसमें जो है वो चीज़ें समझने में मिलती हैं। मेजर कंसेप्ट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कंसेप्ट है और HEC अप्रूव जो बुकलेट है उसकी मदद ली गई है इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि हमारा टेस्टिंग से मुतालिक क्या हमारा कंसेप्ट है। असेसमेंट, मेजरमेंट, एवेल्युएशन, ये क्या चीज़ है, ये मिलती जुलती चीज़ें हैं क्या? तो हम थोड़ा सा इसमें फ़र्क देख लेते हैं। टेस्टिंग बेसिकली एक तरीकाकार है कि कैसे स्टूडेंट की जो एबिलिटीज़ हैं उसको जो है वो मेजर किया जाए, उसके जो नॉलेज है उसको कैसे चेक किया जाए। इसके साथ साथ ये देखा जाए कि ये जो टेस्टिंग है मुख्तलिफ सूरतों में होती है, क्विज़ेस की शक्ल में, स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट हैं उसकी शक्ल में, या फाइनल एग्जाम्स की सूरत में, या मुख्तलिफ असेसमेंट टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। इस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाए और देखा जाए कि क्या वो फ्यूचर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आउटपुट उसका ठीक है। उसके बाद उसको डिग्री दी जाए या कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाए, या किसी एम्प्लॉय के लिए जो प्रोबेशन सर्टिफिकेट है वो ख़त्म करके उसको परमानेंट एम्प्लॉय डिक्लेयर किया जाए। इसके साथ अगर हम देखें असेसमेंट क्या चीज़ है। असेसमेंट एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जायज़ा लिया जाता है, मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, स्टूडेंट के नॉलेज के मुतालिक उसकी एबिलिटीज़ चेक की जाती हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको जांचा जाता है। तो इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है हमारे पास। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ऑन गोइंग असेसमेंट होती है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के दौरान, यानी 3 तलीमी साल के दौरान आप बीच में क्विज़ेस लेते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, चार्ट्स बनाने का कहते हैं, तो आपकी वो फॉर्मेटिव और असेसमेंट कहलाई जाएंगी। और समेटिव असेसमेंट आपकी जो कंक्लूडिंग आपकी जो है एवेल्युएशन जो है एट द एंड ऑफ द कोर्स जो आप लेते हैं। तो ये असेसमेंट बेसिकली आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो गाइड करती है और आपको एक आइडिया फराहम करती है कि आप डिसीजन जो है वो किसी तरीके से जो है वो ले सकें। तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आपके सामने है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो क्विजेज, ऑब्जर्वेशन, टी चार्ट्स वगैरह से या वेन डायग्राम वगैरह पे मुश्किल है। ये जो वेन डायग्राम है, ये आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रही है, ये वेन डायग्राम है जिसमें चार्ट्स वगैरह चीज़ें बना के इंटरलेशन दिखाया जाता है। तो क्लास वर्क, होमवर्क, जो चीज़ें असाइन की जाती हैं स्टूडेंट्स को, वो सारे आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं। और समेटिव असेसमेंट जो एट द एंड ऑफ द सेशन एक्सरसाइज लिए जाते हैं या स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट लिए जाते हैं स्टूडेंट्स को एवेलुएट करने के लिए, एक बेंचमार्क सेट करके उनको क्राइटेरिया जज किया जाता है, वो समेटिव असेसमेंट है। दोनों का काम स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को चेक करना, उनकी एवेलुएशन पर नज़र रखना, ये इनका बुनियादी दोनों का पर्पज़ यही है, लेकिन फ़र्क इसमें साफ पास है। इसके बाद अगर मेजरमेंट पे देखें तो स्टूडेंट्स के ग्रेड को क्वांटिफाई करना, यानी उसने जो स्कोर किया उसको क्वांटिफाई तरीके से एक्सप्लेन करना, न्यूमेरिकल डिजिट्स के जरिए उसको मेजरमेंट कहलाया जाएगा। स्टूडेंट्स की स्किल और एटीट्यूड्स को नंबर अलॉट करना और बताना कि इसके कितने परसेंट है या कितने परसेंट उसकी ग्रेड है या क्या उसका स्कोर है वगैरह, ये सब मेजरमेंट कहलाता है। ये मीनिंगफुल कंक्लूजन देता है और हमें अब बताता है कि इंस्ट्रक्शन का स्टूडेंट्स के ऊपर क्या असर हुआ। इट मेक्स पॉसिबल टू कंपेयर एंड एनालाइज वन स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अनदर स्टूडेंट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ दैट मेजरमेंट। एवेल्युएशन के ऊपर अगर हम बात करें तो एवेल्युएशन हमें एक प्रोसेस है, हमें जजमेंट फराहम करने के लिए, हम डिसीजन ले सकें कि भाई इसको एवेल्युएट हमने किया और ये हमारी फाइंडिंग्स हैं, और इस तरीके से आप इफेक्टिवनेस जो है वो मेंटेन करते हुए आप डिसीजन जो है वो अपने ले सकते हैं। याद रखें कि जो एवेल्युएशन, इसका पर्पस ये होता है कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सक्सेस है किसी भी प्रोग्राम का, टीचिंग का वो या जो क्लास का, उसके बारे में बता सके। और ये बेसिकली ये भी देखता है कि वेदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट और नॉट, और इम्प्रूवमेंट्स क्या रिक्वायर हैं टीचिंग साइड पर या लर्निंग प्रैक्टिसेस में, किस तरह की जो है वो टीचिंग या स्किल्स जो है वो मजीद रिक्वायर हैं। तो ये हमारे सामने डिफरेंसेस हैं। इनको आप टाइप ऑफ एवेल्युएशन में मुख्तलिफ हमारे पास फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट आती है। प्रोसेस एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें आप देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डिटरमाइन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज एक्टिविटीज दैट आर इम्प्लीमेंटेड और इंटेंडेड। उस प्रोसेस के दौरान कोई भी कैंडिडेट किसी जगह पे ट्रेनिंग पहले हासिल करता है, उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग करता है, तो उस प्रोसेस के दौरान उसको एवेल्युएट किया जा रहा होता है कि वो
कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद फिर आउटकम देखा जाता है, उसकी नॉलेज को एवेलुएट किया जाता है, देखा जाता है क्या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ उसके मुताबिक आउटकम आया है या नहीं आया। और फिर उसका फ्यूचर इम्पैक्ट यानी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने के लिए कि जो मुकर ट्रेनिंग करवाई गई उसका इम्पैक्ट क्या है और उसका रिजल्ट के तौर पर उसने प्रॉपर डिलीवरी की या नहीं। अब ये जो एवेल्युएशन मुख्तलिफ इदारे, अस्पताल या मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इस तरह की एवेल्युएशन करवाते हैं, जहाँ पे वो ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसके बाद फिर उनसे जॉब्स वगैरह मुख्तलिफ एक्टिविटीज लेते हैं। तो ऐसे जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व हो तो यहाँ पर ये तरीका कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास है कि हम टेस्टिंग, असेसमेंट और एवेल्युएशन से क्या फ़र्क है, तो हम एक दफ़ा पहले पढ़ चुके हैं। मेजर फ़र्क आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है एट्रीब्यूट्स की और इफेक्टिवनेस एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ इंटरवेंशन जो है वो एवेल्युएशन में आती है। और टेस्टिंग में आपका स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स जो है टेस्ट किया जाता है। असेसमेंट थोड़ा सा ब्रॉड व्यू है और इसमें काफ़ी थोड़ा सा जो है ना वो इन्हेंस कर दिया जाता है प्रोजेक्ट्स को, ऑब्जर्वेशन को, एवेल्युएशन। अब मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको भी देखते हैं, फिर हम टाइप ऑफ टेस्ट को भी देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से टेस्ट लेकर जो है ना स्टूडेंट को जो एवेल्युएट किया जाता है। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट है, ऐसे टेस्ट जो डिजाइन किए जाए स्टूडेंट्स के नॉलेज को, प्रोफिशिएंसी को चेक करने की, वो इसलिए एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो उनको जांचा जा सके मुस्तकिल मिजाजी के साथ। अब ये जो टेस्ट हैं ये इफेक्टिवनेस जो है वो शो करते हैं एक किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम की, और ये कंपेयर और कंट्रास्ट करने में भी हेल्प करते हैं कि एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर ये टेस्ट चल रहा है और इसमें क्या स्कोर रहा है। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर है। इसके बाद अगर हम देखें अचीवमेंट टेस्ट, ऐसे टेस्ट जो कि हमें बताते हैं कि एक पर्सन ने कोई चीज़ जो है वो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव कर लिया या नहीं किया। ये नॉलेज बेस्ड या इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो है वो टेस्ट होते हैं। ये एवेल्युएट करते हैं कि उनका जो लर्निंग आउटकम है वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। कोई भी चीज़ किसी को सिखा के या उसने फर्ज करें कुछ किसी भी तरह से उसको ट्रेनिंग करवाई और उसको फिर फौरन से देखा कि उसने वो टास्क अचीव कर लिया कि नहीं। रुझान चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं कि किसी कैंडिडेट का, किसी स्टूडेंट का मुख्तलिफ जिस शोबे में जिसने उसको चुना उसमें उसको रुझान है। ये प्रिडिक्शन करता है कि जो इंडिविजुअल है क्या वो फ्यूचर में उसमें बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं। तो ये बेसिकली उसके स्ट्रेंथ और उसकी जो करियर चॉइस है या जो उसकी मेंटेलिटी है उसको भी वाजे करता है, और ये प्रिडिक्ट करता है कि अगर इसने ये चुन लिया तो इसकी जो सक्सेस रेट है वो कितनी होगी इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में। इसी तरह हमारे पास कॉलेज एडमिशन टेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, MD कैट या E कैट के टेस्ट होते हैं पाकिस्तान में, और इस तरह के ताकि वो मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन ले सकें। तो ये ब्राइट स्टूडेंट्स को चूज करते हैं, एक सिलेक्टिव जो है वो तरीका कार पे उनको एवेल्युएट किया जाता है। तमाम लोगों के लिए एक ही जैसा टेस्ट बनता है और फिर उस मुताबिक जो है वो मेरिट डिसाइड किया जाता है। इंटरनेशनल कंपैरिजन टेस्ट, जैसा कि नाम से बातें हैं कि इंटरनेशनली किसी की एवेल्युएशन करने के लिए जो टेस्ट बनते हैं उनको इंटरनेशनल कंपैरिजन टेस्ट किए जाते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखने के लिए, ये देखने के लिए कि किसी जगह पर ये जो कैंडिडेट है वो कहाँ पर ठहरा है। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि पूरी दुनिया में मैट्रिक के बच्चों के टेस्ट लिए जाएं और फिर उनकी स्कोर बनाया जाए और फिर डिसाइड किया जाए कि एवरेज स्कोर कितना रहा है और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका स्कोर क्या रहा है और जो अंडर डेवलप है उनका स्कोर क्या रहा है। तो इससे एक आइडिया मिल सकता है कि एजुकेशनल का म्यार जो है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का म्यार क्या। साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें डायग्नोसिस में हेल्प की जा सकती है, पर्सनैलिटी ट्रेट को आइडेंटिफाई किया जाए, कोई प्रॉब्लम है, क्लिनिकल डिजीज है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम है किसी का, कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट किसी डिप्रेशन या किसी तरह का शिकार है, तो ऐसे टेस्ट साइकोमेट्रिक जो कि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट की जो अंडरस्टैंडिंग है, मेंटल एबिलिटीज जो है उसको हेल्प कर सके। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट में बिहेवियर, मेंटल एबिलिटीज, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तमाम चीज़ें जो है वो चेक करते हैं सवाल जवाब देकर और बासुल्टों में इंटरव्यू की सूरत में भी। तो ये हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं। इसके बाद एक टर्म है अप्रेज और एडवाइस और डिस्क्राइब को वाजे करना। डिस्क्राइब किसी चीज़ को, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी एम्प्लॉय उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हाईलाइट करना, क्रिटिकल इश्यूज को वैसे ही डिस्क्राइब करना ऑब्जेक्टिवली बगैर कोई जजमेंट पास किए। अप्रेज में जजमेंट पास की जाती है और डिसाइड किया जाता है कि आया कि ये सूटेबल है कैंडिडेट या नहीं है, इसको रखना है या नहीं रखना। इसमें क्लियर ऑब्जर्वेशन पास की जाती हैं, म्यार पे उतरा है नहीं उतरा। इसी तरह एडवाइस में रिकमेंडेशन पास की जाती हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसको जो है वो तय किया जाता है कि उसको कैसे सेट करना है।
तो ये हमारे पास एडवाइस में आ गई। इस चार्ट को आप डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ लेक्चर में अवेलेबल होगा। स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट की कुछ फीचर्स हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उन जिनको मद्देनजर रखना जरूरी है। अगर वो मद्देनजर नहीं रखा जाएगा तो वो जो टेस्ट हैं उनका मेयार जो है वो घट जाएगा। तो उनके क्या वैल्यूज हैं जिनको मद्देनजर रख के टेस्ट बनाए जाने चाहिए, आइए उनको डिस्कस करते हैं। कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि वो फेयर होने चाहिए, उनके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उन पर ट्रस्ट किया जाए, और वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ लिए जाने चाहिए। इसके बाद नॉर्म रेफरेंस, ऐसे टेस्ट हों जिसमें एक शख्स के टेस्ट को दूसरे टेस्ट के साथ या दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाए तो हमें कोई एडवांटेज या कोई डिसीजन लेने में कोई हेल्प हो सके। कोर्स को कंपेयर किया जाए किसी ग्रुप के साथ, तो ये ऐसे बेंचमार्क सेट किए जाए जिसके जरिए हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए। नॉर्म रेफरेंस, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव। हमने देखना है कि जो स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट हैं उनके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम एक इंटेलिजेंट टेस्ट कंडक्ट करने लगे और हमें इंटेलिजेंट तरीन बंदे चाहिए, तो क्या वो टेस्ट इंटेलिजेंट टेस्ट ही कवर कर रहा है या कोई इंग्लिश लेवल का टेस्ट कवर करने लग गया? तो ये ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर होने चाहिए। टेस्ट वैलिड होना चाहिए, टेस्ट की एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो चीज़ वो मैयर करने के लिए हमने तय किया हुआ है क्या वो वही मैयर कर रहा है या नहीं। इसी तरह रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस करें, तो ऐसे टेस्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेट किए जाएं ताकि जो एक टेस्ट एक कंडीशन में जो है कंडक्ट किया गया है वही टेस्ट किसी दूसरे कंडीशन में उसी स्टूडेंट के लिए कंडक्ट किया जाए तो सेम रिजल्ट जो है वो आना जरूरी है एक सिमिलर सिचुएशन के अंदर, जो कि साबित कर सकता है कि टेस्ट कितना रिलायबल है। अक्सर एक सवाल आता है कि नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या फर्क है। नॉर्म रेफरेंस में बेसिकली आप कंपेयर करते हैं एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो कि टेस्ट दे आए ताकि आपको आइडिया हो जाए। जबकि क्राइटेरियन जो रेफरेंस टेस्ट होते हैं जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, जैसे ड्राइविंग टेस्ट है या फाइनल टेस्ट है, उसमें देखा जाता है अगर पास हो गया तो ठीक है, जो क्राइटेरिया तय किया था वो कर लिया तो ठीक है, उसको असेसमेंट के मुताबिक नंबर मिल जाएंगे। नहीं तय किया क्राइटेरिया के मुताबिक तो नंबर नहीं मिलेंगे। के बाद हमारे पास है और रिलायबिलिटी या वैलिडिटी क्या है। रिलायबिलिटी बहुत अहमियत की हामिल एक एस्पेक्ट है। रिलायबिलिटी हम ये देखते हैं कि की कंसेप्ट हैं ये, इसमें हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी और जो स्टेबिलिटी है वो रिजल्ट की वो है, और इसके साथ हम ये देखते हैं कि जो रिलायबल टेस्ट है उसके सिमिलर जो है वो रिजल्ट जो है वो आने चाहिए किसी भी कंडीशन में। सिमिलर रिजल्ट उससे प्रोड्यूस करने चाहिए, सिमिलर कंसिस्टेंट कंडीशन जो है उसके अंदर आने चाहिए। तो रिलायबिलिटी में कुछ एस्पेक्ट्स हमको देख लेते हैं कि एक टेस्ट को दोबारा लिया जाए, रीटेस्ट लिया जाए, उसी टेस्ट को तो सेम इंडिविजुअल्स अगर दोबारा दिए जाए डिफरेंट, तो उस टेस्ट को हम स्कोर करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो इतना डेविएशन ना हो कि हम कहीं जमीन आसमान का फर्क आ गया, तो समझेंगे कि रिलायबिलिटी अच्छी है। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, ये देखना कि जो चीज़ हम मैयर करने जा रहे हैं, जिस हद तक मैयर करना चाह रहे हैं, जो तय हमने असूल तय किए, मेजरमेंट असूल वाजे किया, क्या वो उसके मुताबिक ही जो है वो रिजल्ट यील्ड कर रहा है या उससे हट के यील्ड करना है। इसके साथ साथ ये जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी ये टेस्ट के बारे में वाजे करती है कि जो हमने एवेल्युएट की है, डिफरेंट चीज़ों को मैयर किया है, क्या उन्होंने उस वक्त सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस किया या उससे हट के रिजल्ट प्रोड्यूस। वैलिडिटी, हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो वैलिडिटी में हमारे पास ये आता है कि जो टेस्ट है जो हमने मैयर किया है क्या उसने वही चीज़ मैयर की है जो मैं मैयर करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस मैयर करने के लिए सवालनामा बनाता हूँ 100 सवालों का, तो क्या हमें इमोशनल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक उसका आइडिया हो गया कि वो कहाँ पे खड़ा है बाकी कैंडिडेट्स की। तो कॉन्टेंट वैलिडिटी ये बताती है हमें जो कि इसकी टाइप्स है, सब टाइप्स के टेस्ट जो है उसने एडिकेटली उस चीज़ को कवर किया जो हम करना चाह रहे हैं। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, जो क्राइटेरिया हमने तय किया उसके मुताबिक जो है उसके मुताबिक जो है वो रिजल्ट ने प्रोड्यूस किए रिजल्ट किसी भी नॉर्म में, किसी भी ग्रुप में। कंकरेंट वैलिडिटी ये एग्जामिन करती है कि एक टेस्ट का स्कोर दूसरे क्राइटेरियन के साथ जो है वो कैसे मैच कर रहा है। के साथ साथ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, किसी भी स्टूडेंट की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कैसे चेक की जा रही है, क्या हम उसके स्कोर या उसके ग्रेड या उसके जो है नंबर को देख के उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो क्या हम उसकी एजुकेशनल करियर के बारे में फ्यूचर की प्रोडिक्शन दे सकते हैं, क्या ये जो टेस्ट हमने कंडक्ट किया वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये अगर ऐसा टेस्ट हो तो उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये एवेल्युएट करती है कि जो टेस्ट जो है जिसने जो चीज़ मैयर की है, जो हमने असूल ज़ाब्ते तय किए थे उसके मुताबिक तय किया
उसके मुताबिक उसने रिजल्ट दिया या नहीं दिया। मिसाल के तौर पर अगर आप इस किसी ग्रुप के मुताबिक आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में ये क्लास कैसी है, तो आपने जो सवाल तय किए, आप सिर्फ वही सवाल तय करने के लिए कि ये बच्चे एडिशन में कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे हैं, तो सिर्फ वही सवाल यूज करके आप देखेंगे कि जो हमने कंस्ट्रक्ट या जो थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट तय किया था उसके मुताबिक ही रिजल्ट आया या हटकर आया। तो ये चीजें वैलिडेट करती हैं किसी भी अच्छे टेस्ट को। एक अच्छे टेस्ट के लिए भी कुछ मयार वाजे हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि टेस्ट अच्छा नहीं बनाया जाता और सारा कसूर जो है वो स्टूडेंट पे डाल दिया जाता है। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं। ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मैंने डिटेल में चार्ट में डिस्कस कर दी है, आप इसको देख सकते हैं। इसको डिजिटल लाइब्रेरी से पीडीएफ लेक्चर से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे क्राइटेरियन, डोमेन और स्टैंडर्ड टेस्ट की कुछ इंटरप्रिटेशन है जिनको हम एवेलुएट कर सकते हैं कि क्राइटेरियन बेस्ड इंटरप्रिटेशन क्या है टेस्ट की, या डोमेन बेस्ड या स्टैंडर्ड बेस्ड इंटरप्रिटेशन क्या है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन बेसिकली रेफर करती है, कंपेयर करते हैं एक टेस्ट को दूसरे फिक्स टेस्ट के साथ, दूसरी फिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ, और फिर हम एवेलुएट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 75% नंबर ले लिए तो उसको पास डिक्लेयर किया जाना है, तो तमाम लोग जो 75% से ऊपर नंबर लेंगे उनको पास डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन, हमने क्राइटेरिया सेट किया, उसके मुताबिक हमने उसको पास फेल डिक्लेयर कर। डोमेन से मुराद फोकस करते हैं स्कोर को कि वो मखसूस डोमेन से जो हमने जो शख्स ने किसी स्किल में महारत हासिल की, क्या उसके मुताबिक वो पूरा उतरा। अगर है तो फिर हम सिंपल जो उसकी एवेल्युएशन है उसके मुताबिक उसकी जायजा वो ले सकते हैं और एवेल्युएट कर सकते हैं। तो डोमेन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन एक मखसूस चीज की महारत के बारे में एवेल्युएशन और टेस्टिंग के बारे में क्राइटेरिया है जो कि किसी भी टेस्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए। स्टैंडर्ड बेस्ड इंटरप्रिटेशन या में क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन जो है उसके बारे में बताती है कि हम देखते हैं कि लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी कैसा है और इसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है कोई कैंडिडेट। मल्टीपल प्रोफिशिएंसी लेवल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एग्जामिनेशन लेवल पर, ताकि उनकी हम जो है वो कारकर्दगी जो है उसको मैयर कर सकें। इसके बाद है अगर हमारे पास नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन है जिसमें हम एक ग्रुप को, एक कैंडिडेट को मल्टीपल ग्रुप से इवेलुएट करते हैं। नॉर्म रेफरेंस ग्रुप में हमारे पास मजीद सब टाइप्स हैं और ये इनकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट में आ जाती हैं, तो मजीद फर्दर डिटेल में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम एजुकेशन एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, अगर एवेल्युएशन इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप स्टैटिस्टिकल के कंसेप्ट से या स्टैटिस्टिक्स या शुमारियत के एस्पेक्ट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो नॉर्म ग्रुप हमें ये बताता है कि जो टेस्ट आपने लिया क्या वो इस काबिल है कि आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, उसी एज या उसी ग्रुप या उसी क्लास के लोगों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अगर आउटडेटेड होगा या इनअप्रोप्रिएट होगा तो ये फिर पता चलेगा कि टेस्ट सही नहीं बना और ये मखसूस क्लास के लिए तो सही बना था और हमारे लिए सही बना नहीं है। तो ये आपका टेस्ट इस काबिल होना चाहिए कि उसको नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसको एवेलुएट किया जाए, तो उसके जो रिजल्ट है वो मुनासिब आने चाहिए। नॉर्म रेफरेंस बेस्ड इंटरप्रिटेशन में हमारे पास तीन आपके पास ये टाइप्स हैं। आपके सामने मैंने दिखाया कि हमारे पास परसेंटाइल्स हैं, ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इसमें नॉर्मलाइज स्कोर है, एक्सपेक्टेंसी स्कोर है। परसेंटाइल्स में हम ये देखते हैं कि एक बंदे ने स्कोर दिया 75 परसेंटाइल है उसकी, तो वो बाकी 75% लोगों से बेहतर परफॉर्म किया उसने। तो ये परसेंटाइल का रोल है। अगर एक शख्स 75 लेता है तो ही हैज स्कोर्ड हायर देन रेस्ट ऑफ द टेस्ट टेकर्स। तो परसेंटाइल आपके सामने जो है वो पूरे ग्रुप की या जो क्लास है या जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया उसका स्कोर आपको जो है मार्जिन की सूरत में जो है वो अवेलेबल कर देता है। के साथ अगर हम देखें क्या कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो बताता है कि कर्व की सूरत में या आप कह सकते हैं एक स्टैटिस्टिकल डायग्राम के मुताबिक ए या बी या जी स्कोर एक तय कर लिए जाते हैं, जिसके मुताबिक देखा जाता है कि जो स्कोर ऑब्टेन किए गए हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर से कितने डिफरेंट हैं और जो ऑब्टेन किए गए हैं वो कितने हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड और नॉर्मलाइज्ड स्कोर का एक कंपैरिजन ड्रा किया जाता है। अब ये फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन को, इंडिविजुअल को, परफॉर्मेंस को अक्रॉस कंटेंट एरियाज, या हमें आइडिया हो जाता है कंपेयर और कंट्रास्ट करने में। आपसे एक सवाल मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने एक टॉपिक अभी पढ़ा जिसमें हमने नॉर्म रेफरेंस जो है वो हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा कि मेजरमेंट क्या होती है। तो फर्ज करें पेपर में ऐसे आ सकता है कि मेजरमेंट एक ऐसी एवेल्युएशन है जिसमें हम क्वांटिफाई करते हैं। तो आपको ऑप्शन में एवेल्युएशन असेसमेंट दिए जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट वहां पे आपने टिक करना है। ये एक क्विज है, बहरहाल इससे मल्टीपल क्विज जो है आप वो कर सकते हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, आपको डिटेल में आइडिया भी दे देंगे। उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेंसी स्कोर है। आप क्लास में एक डिसाइड करते हैं A, B, C
और यहाँ पर आप तय करते हैं नंबर तय करने के बाद आप एवेल्युएट करते हैं कि असलम ने पहले वाले टेस्ट में 0 लिया और अकरम ने 5 लिए और असलम ने 10 लिए, और आप उनके बाद एवेल्युएट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में इनके नंबर कितने आ सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेंसी स्कोर एक समराइज परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा। आबादी, मसाइल या एज या हेल्थ के शोबों में ये जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से एग्जामिनीज की जो परफॉर्मेंस है वो उसको कंपेयर किया जा सकता है बाकी नेबरिंग ग्रेड्स के साथ या बाकी लोगों के साथ। तो इस तरीके से हम जायजा ले सकते हैं। तो ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम देख सकें फ्यूचर में कोई कैसे जो है वो पेश आता है या उसकी फ्यूचर एट्रीब्यूट्स क्या होंगी। उसके साथ ही हमारा लेक्चर अख्ताम पजीर होता है। और अगर आप इस लेक्चर को, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको ज़रूर सुनिएगा, अब पार्ट 2 जिसमें हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो हैं उनको भी बात करेंगे, और इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली कंसेप्ट ओवरव्यू लेक्चर है, बेसिक आइडिया डिस्कस किए गए हैं ताकि आप समझ सकें। इसके बाद आपको अच्छी तैयारी के लिए एमसीक्यूज रिकमेंड करने का, मैं एमसीक्यूज प्रिपेयर करने का ज़रूर मशवरा दूंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।